morning, students. Welcome to this video series of Intermediate Physics Class 12. Okay, so in this video, we are going to start the course for 12th student. Okay, so in your physics course, there are 10 chapters, or we can say that there are 10 units. That is, unit 1 is electrostatics. Okay, unit 2 is electric current. Unit 3 is magnetic effect of current and magnetism. Unit 4 is electromagnetic induction and alternating current. Unit 5 electromagnetic waves. Okay, so up to the unit 5, so these are the chapters which comes under electromagnetism. Electromagnetism. Electromagnetism means the combination of electric and magnetic field. After this electromagnetism, the second portion of the course is optics. Okay. Now the unit 7 is radiation and dual nature of matter. Unit 8 is atoms and nuclei. Okay. Unit 9 is semiconductor electronics. Unit 10 is communication system. So up to this unit 9 from unit 7, these topics comes under modern physics. Okay, and the last and 2 units comes under electronics. Okay, so overall your syllabus is divided in 3 parts. That is, part 1 is electromagnetism, part 2 is optics, part 3 is modern physics, and part 4 is electronics. Okay, so moving toward chapter 1, that is इलेक्ट्रोस्टैटिक. तो इसमें 2 चैप्टर हैं. जो सबसे पहला चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स. चैप्टर 2 क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. तो यहाँ तक इलेक्ट्रोस्टैटिक हमको पढ़ना है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स. ठीक है, तो जो फर्स्ट पॉइंट हमें इस चैप्टर में देखना है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज. पूरे के पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो बेस है, जो मेन पॉइंट है, वो क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज. क्योंकि चार्ज पर ही सारी की सारी चीजें बेस्ड हैं. ऑल ऑफ अस हैव द एक्सपीरियंस ऑफ सीइंग अ स्पार्क और हियरिंग अ क्रैकल व्हेन वी टेक ऑफ आवर सिंथेटिक क्लॉथ्स और स्वेटर. ओके, पर्टिकुलरली इन ड्राई वेदर. तो विशेषकर शुष्क मौसम में जब भी हम अपने सिंथेटिक क्लॉथ्स या फिर स्वेटर वगैरह को रिमूव करते हैं, उतारते हैं, तो हम कुछ हल्की फुल्की सी अगर ध्यान दे तो क्रैकल, चट चट की आवाज या फिर फील करते हैं. ठीक है ना. और दिस इज ऑलमोस्ट इनवाइटेबल विथ लेडीज गारमेंट्स लाइक अ पॉलिस्टर साड़ी. तो जैसे लेडीज गारमेंट में ऐसा ज्यादा तो देखने को मिलता है. हैव यू एवर ट्राइड टू फाइंड एनी एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमेना? क्या अभी तक आपने कोई एक्सप्लेनेशन देने का ट्राई किया है? ठीक है. Another common example of electric discharge is lightning that we see in the sky during thunderstorm. आसमान में हम सबने वो देखा होगा ना, बिजली चमकते हुए. तो वो भी क्या है? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का एग्जाम्पल है. ठीक है. We also explain a sensation of an electric shock either while opening the door of a car or holding the iron bars of a bus after sliding from our seat. तो कभी कभी हम लोगों ने ये भी फील किया है, सेंसेशन, हल्का सा सेंसेशन फील करते हैं किसका? इलेक्ट्रिक शॉक का. जब हम कार के दरवाजे को अचानक से कभी खोलते हैं, ठीक है ना, कार के दरवाजे को अचानक से खोलते हैं, या फिर हम बस में बैठे हैं और बस हिलने लगे तो हम अचानक से जब उस रॉड बार को पकड़ लेते हैं हाथ से, ठीक है ना, तो हल्की फुल्की सेंसेशन की हमको फीलिंग होती है. द रीजन फॉर दीज एक्सपीरियंसेस इज डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू आवर बॉडी व्हिच वी आर accumulated ड्यू टू रबिंग ऑफ इंसुलेटिंग सरफेस. तो इसका जो कारण है वो ये है कि जो इंसुलेटिंग सरफेसेस हैं उनको रब करने के कारण, पकड़ने के कारण या रगड़ने के कारण जो उन पर चार्ज एक्यूमुलेट हो गया है, वो हल्का सा चार्ज जब हमारी बॉडी में होकर जाता है, गुजरता है, डिस्चार्ज होता है, तो हमको हल्की सी सेंसेशन फील होती है. ठीक है. You might have also heard that this is due to generation of static electricity. So you might have also heard that this is due to generation of static electricity. तो ऐसा सुना होगा आप लोगों ने भी कि ये किस कारण से होता है? ये होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के कारण. ठीक है. दिस इज प्रिसाइजली द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस एंड द नेक्स्ट चैप्टर. तो यही जो है
स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो टॉपिक है, इसी को हम अगले एक दो चैप्टर तक जो है पढ़ेंगे, ठीक है ना। स्टैटिक मीन्स एनीथिंग दैट डज नॉट मूव। तो स्टैटिक का मतलब कोई भी ऐसी चीज जो मूव नहीं करती है और नॉट चेंज विथ टाइम, और जो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो रेस्ट में है, वो स्टैटिक पोजीशन में है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल्स अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्जेस। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग क्या करते हैं कि जो स्टैटिक चार्ज है, ठीक है ना, रुका हुआ चार्ज है, उसके कारण जो भी फोर्सेस, फील्ड्स और पोटेंशियल्स अराइज होते हैं, ठीक है ना, और उसके कारण जो इफेक्ट्स होते हैं अदर चार्जेस पे, अदर चार्जेस का इस चार्ज पे, जो स्टैटिक चार्ज है उस पे क्या इफेक्ट होता है, तो ये सारी चीजें फोर्स, फील्ड्स, पोटेंशियल्स, ये सारी की सारी चीजें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टडी करते हैं। तो जो मेन पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक का वो क्या है, ये रुका हुआ चार्ज, क्योंकि इसी रुके हुए चार्ज के ऊपर ही सारी की सारी स्टडी हमारी क्या है, बेस्ड है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक चार्ज लाइक masses is one of the fundamental attributes of the particle of which the matter is made of। तो जो पदार्थ है, जो हमारा मैटर है, जो द्रव्य है, वो जिन भी चीजों से मिलके बना है, जिन फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बना है ना, उन सब का एक विशेष गुण है, एक मूलभूत गुण है। जैसे कि मास होता है, द्रव्यमान होता है ना, तो मास की जो है पदार्थ का वो क्या है, मूलभूत गुण है ना, फंडामेंटल, के भाई कोई भी मैटर है लगभग उसमें मास होगा ही, ठीक है। तो मास तो सब में होता है ना, चाहे वो बहुत कम हो, बहुत ज्यादा है ना। तो वैसे ही जो इलेक्ट्रिक चार्ज भी है वो भी एक फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स है किसका, मैटर का, ठीक है। तो चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन फंडामेंटल पार्टिकल। हम ये भी कह सकते हैं कि जो चार्ज है वो क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है किसकी, कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स की, जैसे कि इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, ठीक है। बाय वर्च्यू ऑफ विच दे इंटरेक्ट विद द अदर सिमिलर फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो यह एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये दूसरे फंडामेंटल पार्टिकल से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। अब चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सम फंडामेंटल पार्टिकल्स व्हिच accompanies these particles wherever they exist। So charge is that property of body particle which is responsible for electrical force between them। तो कंक्लूसिवली हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो चार्ज है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की, किसी भी पार्टिकल की, जो कि रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, इलेक्ट्रिकल फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए, किन के बीच में, किन्हीं भी दो पार्टिकल या किन्हीं भी दो बॉडी के बीच में, ठीक। अभी ये आदमी है, ठीक है ना, अब ये आदमी है तो और ये दूसरा आदमी, तो दो आदमी के बीच किस टाइप का बल लग सकता है, दो आदमी के बीच अगर हम देखें, इनके बीच की बात करें, तो या तो ये आदमी इसको धक्का दे सकता है ना, ठीक है, अपने से दूर कर सकता है, या तो अपने तरफ खींच सकता है। तो ऐसे ही दो चार्ज के बीच में कितने टाइप के फोर्स लगते हैं, दो टाइप के, या तो ये इसको अपनी तरफ खींच सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, या तो इसको अपने से दूर कर सकता है, रिपल कर सकता है, ठीक है। तो अभी जब 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 मुझे हमें नहीं मालूम है कि ये चार्ज क्या होता है या फिर ऐसा फोर्स कैसे होता है, ठीक है, इसके पहले हमें एक चीज मालूम है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। ग्रेविटेशनल फोर्स में बताया गया कि अगर दो मासेस हैं पास पास, ठीक है, अगर दो मासेस हैं पास पास, तो उनके बीच में एक फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे, जो किस पे डिपेंड करेगा, इन दोनों मासेस पे, m1 और m2 पे, और उनके बीच की डिस्टेंस पे, ठीक है ना। तो फोर्स, इस ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या बन के आता है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये बन के आता है ना ठीक है। तो और इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, इसका जो नेचर होता है वो अट्रैक्टिव टाइप का होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, जो मास पार्टिकल को आपस में अट्रैक्ट करता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही ये दो जो मासेस एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यूनिवर्स में जो जितने भी तारे, सितारे या सूरज, चांद, पृथ्वी, जो भी ब्रह्मांड में रुके हुए हैं, ठीक है, अपने अपने पोजीशन पे, अपनी अपनी जगह पे, वो किस कारण से, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ठीक है ना, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके इसके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, इसके इसके बीच लगेगा, इसके इसके बीच लगेगा, इसके इसके बीच लगेगा, है ना। और इस तरीके से एक दूसरे पर जो फोर्स है वो बैलेंस पोजीशन में है, और जो भी जहां पर है वो अपनी ही पोजीशन पे रुका हुआ है, ठीक है। तो ये तो हो गया क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स जो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। अब अगर किन्हीं भी दो पार्टिकल के बीच में, किन्हीं भी दो पार्टिकल के बीच में कोई ऐसे फोर्सेस का भी एक्सपीरियंस हमको होने लगे जो इस नेचर का नहीं है, जो इस नेचर का नहीं है, जो हम पहले से जानते हैं,
जाहिर सी बात है ना, मन में ये सवाल आएगा कि भाई अब ये कौन सा फोर्स है, क्योंकि अब ये वो वाला फोर्स नहीं है ना जो हम पहले से जानते हैं, ठीक है। तो ऐसे काफी एक्सपीरियंसेस देखे गए हैं जिसमें जो फोर्स है वो रिपल्सिव लगता है दो पार्टिकल के बीच में, कभी कभी दोनों पार्टिकल एक दूसरे को रिपल करने लगते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि अट्रैक्ट करने लगते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ज्यादा फोर्स, क्योंकि दो पार्टिकल्स हैं, दोनों के मासेस पता है, उनके बीच की डिस्टेंस पता है, तो हम इतना तो कह सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कितना होगा ना। लेकिन कभी कभी ये देखा गया काफी एक्सपीरियंसेस में कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो बहुत ज्यादा लगने लगता है, इसका मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा भी कोई फोर्स उस पर लगता है, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में। तो वो क्या क्या चीजें हैं जहां से लगा कि भाई कोई और भी फोर्स हो सकता है, ठीक है, और जब कोई और फोर्स हो सकता है तो वो क्यों हो रहा है, उन दोनों पार्टिकल के में ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जिससे कि वो नया फोर्स अराइज हुआ, ठीक है। तो वो सारी चीजें काफी एक लंबी हिस्ट्री है उनकी, तो थोड़ा बहुत देखते हैं कि कैसे हुआ होगा, कैसे लोग जाने होंगे, और उसके बाद फाइनली आकर के हम अपना एक कंक्लूजन देखते हैं किस पे, इलेक्ट्रिक चार्ज पे। Okay. So historically, the credit of discovery of the fact that amber rubbed with wool or silk cloth attracts light objects goes to Thales of Miletus, Greece around 600 BC. ठीक है ना, तो 600 ईस्वी पूर्व ये क्रेडिट, किसका क्रेडिट, डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट, इस फैक्ट की खोज का क्रेडिट किसको जाता है, थेल्स को जाता है। एक मिलेटस जो एक गांव है या एक क्षेत्र है ग्रीस का, वहाँ के निवासी जो थेल्स हैं उनको ये क्रेडिट जाता है। कौन सा क्रेडिट, उन्होंने ये फैक्ट बताया कि अंबर रब्ड विथ वूल और सिल्क क्लॉथ्स अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो एक एम्बर है, ठीक है, एक मटेरियल है, ठीक है, उसको जब हमने किससे रब किया, रगड़ा, किससे, वूल से, ऊनी कपड़े से या फिर सिल्क के कपड़े से, अगर हम रगड़ दें इसको, ठीक है, और उसके बाद फिर इस एम्बर को हम क्या करें, छोटे छोटे लाइट ऑब्जेक्ट्स, बहुत हल्के हल्के ऑब्जेक्ट्स के पास लेके जाएं, जैसे कागज के छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है, तो क्या करेगा, इन सब को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो इस फैक्ट के बारे में किसने बताया हमें, थेल्स ने बताया। द नेम इलेक्ट्रिसिटी इज क्वाइंड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन मीनिंग एम्बर। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हम लोगों ने कहाँ से लिया है, कहाँ से इसका जनरेशन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड बनने कहाँ से बना है, तो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड जो है वो क्या है, ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से बना है, और इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या होता है, एम्बर, ठीक है। मेनी सच पेयर्स ऑफ मटेरियल्स वेयर नोन विच ऑन रबिंग कुड अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट्स लाइक स्ट्रॉ, पिथ balls एंड बिट्स ऑफ पेपर। तो जैसे कि यदि यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये जो एम्बर, अंबर की छड़ या एम्बर है, उसको जब हमने सिल्क से रगड़ा या ऊनी कपड़े से रगड़ा तो वो छोटी छोटी चीजों को अपनी तरफ क्या करने लगी, अट्रैक्ट करने लगी। ऐसे ही तो ऐसे हम बहुत सारे पेयर्स हमको देखने को मिले जो रगड़ने पे ऐसी छोटी छोटी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे, जैसे कि कौन कौन सी चीज, स्ट्रॉ को या फिर पिच बाल्स को, छोटे छोटे बाल्स को, या फिर ये बिट्स ऑफ पेपर को, छोटे छोटे टुकड़े कागज के, उन सब अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। आप क्या कर सकते हो, यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एट होम टू एक्सपीरियंस सच एन इफेक्ट। इस इफेक्ट को आप फील करने के लिए ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो। करना क्या है, कट आउट लॉन्ग थिन स्ट्रिप्स ऑफ व्हाइट पेपर एंड लाइटली आयरन लो। तो कागज की पतली पतली पट्टियां काट लो, ठीक है, और उस पर क्या करो, आयरन करो, ठीक है, उसको प्रेस कर दो। एक द नियर टीवी स्क्रीन और कंप्यूटर मॉनिटर, और इन पट्टियों को आप क्या करो, तुरंत उठा करके अपने टीवी स्क्रीन पे, जो टीवी चल रहा है उस स्क्रीन पे ले जाओ, या फिर कंप्यूटर जो चल रहा है उसकी स्क्रीन पे ले जाओ, ठीक है। यू विल सी दैट द स्ट्रिप गेट अट्रैक्टेड टू द स्क्रीन। आप देखेंगे कि वो जो स्ट्रिप्स हैं वो क्या हुई, स्क्रीन से अट्रैक्ट हो गई, चिपक गई। इन फैक्ट दे रिमेन स्टक टू द स्क्रीन फॉर अ व्हाइल, और आप ये देखेंगे कि वो जो पट्टियां हैं वो काफी देर तक उस स्क्रीन पर चिपकी रही, ठीक है, रुकी रही। सो अभी ये फैक्ट हम लोगों ने देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा भी दो पार्टिकल्स के बीच में ऐसे फोर्सेस लगते हैं, ठीक है, जिनका नेचर थोड़ा सा अलग होता है। अभी तक हम ऐसे कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे थे जिनको रगड़ने के लिए छोटी छोटी चीजों को अट्रैक्ट करते थे अपनी तरफ, ठीक है, तो अभी भी नेचर वही है, अट्रैक्शन का ही है, ठीक है। ऐसे ही काफी पेयर देखने को मिले जहाँ पर रिपल्सन के भी केसेस थे, ठीक है। तो फाइनली इन्हीं सब चीजों से एक कंक्लूजन मिलता है हमें, एक नए डायरेक्शन में सोच मिलती है कि भाई ये तो नई चीज है ना, ये नई चीज है तो इसके पीछे का कोई कारण रहा होगा। वो कारण
आदमी ढूंढने लगता है। तो ऐसे ही हमारे जो साइंटिस्ट थे, पहले के लोग थे, उन्होंने काफी इस पे एक्सपेरिमेंट्स किए, काफी रिसर्च की, उसके बाद जो हम कंक्लूजन देखते हैं, हम डायरेक्टली कोई भी चीज पढ़ लेते हैं, वो ऐसे ही नहीं मिल जाती है ना। तो हमें जब तक हम उस चीज को जानेंगे नहीं कि इस चीज को होने में कितना टाइम लगा, क्या दिक्कत रहती है, ठीक है, एक ब्रीफ अगर उसका हमको आइडिया रहता है तो चीजों को पढ़ने में, समझने में अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है। तो अभी कुछ और चीजों को देखते हैं कि क्या क्या होता है, क्या क्या पेयर्स हैं कैसे। सो इट वॉज ऑब्जर्व दैट इफ टू ग्लास रॉड्स रब्ड विथ वूल और सिल्क क्लॉथ आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर दे रिपेल ईच अदर, ठीक है। तो ये देखा गया कि जब दो ग्लास रॉड को, ठीक है ना, वूल या फिर सिल्क के कपड़े से रगड़ा गया, ऊन या फिर सिल्क के कपड़े से इसको भी रगड़ा गया, इसको भी रगड़ा गया, ठीक है। और उसके बाद इन दोनों रॉड के बीच में देखा गया कि क्या होता है, रिपल्सन होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या हुआ, रिपल्सन। अब यहाँ देख सकते हैं ग्लास रॉड है और ये क्या है, ये भी ग्लास रॉड है, और इनको क्या किया गया, सिल्क के कपड़े से या ऊन के कपड़े से रगड़ा गया, उसके बाद दोनों को पास ला रहे हैं। तो इसको हमने एक डोरी से बांध के लटका दिया और अब इस ग्लास रॉड को इसके पास लेके आ रहे हैं। तो ये देखो क्या हो रहा है, ये ग्लास रॉड इधर घूम जा रही है, इसका मतलब रिपल्सन हो रहा है, ठीक है। ओके, the two strands of wool or two pieces of silk cloth with which the rod were rubbed। अब वो दो पीसेस, जैसे इससे रगड़ा गया होगा ना एक रॉड को, दूसरे वाले कपड़े से दूसरी रॉड को, अब इन दोनों को अगर पास में लाएंगे, ग्लास रॉड, ठीक है ना, और वो कपड़ा, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो जो दो ग्लास रॉड है, ठीक है, वो रिपेल कर रही है एक दूसरे को, और जो ग्लास रॉड और कपड़ा है वो क्या करेगा, अट्रैक्ट कर रहा है। Similarly, two plastic rods rubbed with cat's fur। ऐसे ही ग्लास रॉड की जगह अगर हम प्लास्टिक रॉड लें, ग्लास रॉड की जगह प्लास्टिक रॉड भी अगर किससे रगड़ी जाए, कैट फर, बिल्ली की खाल से इन दोनों को अगर रगड़े तो इनके बीच भी वही इफेक्ट आएगा जो इफेक्ट ग्लास रॉड और सिल्क के कपड़े से हुआ था, ठीक है। दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। On the other hand, the plastic rod attracts the glass rod। और दूसरी तरफ क्या होगा कि ये जो ग्लास रॉड है, ये जो सिल्क के कपड़े से रगड़ी गई है, ठीक है ना, ये ग्लास रॉड, और जो प्लास्टिक रॉड है वो सिल्क के कपड़े से रगड़ी गई है। अब इस ग्लास रॉड और इस प्लास्टिक रॉड को अगर हम पास पास लेके आएंगे तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चेंज क्या हो गया ना, यहाँ पे पहले दो ग्लास रॉड थी, तो दोनों ने क्या किया, रिपेल किया, उसी कपड़े से रगड़ देते हैं, उसी सिल्क से रगड़ने पे। लेकिन अगर एक ग्लास रॉड की जगह दूसरी प्लास्टिक रॉड रॉड हम रगड़ते हैं तो ये जो नेचर है वो अपोजिट हो गया, अब अट्रैक्ट करने लगे। तो कहीं ना कहीं जो फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है कि मटेरियल कैसा है ना, मटेरियल की प्रॉपर्टी कैसी है, दूसरा मटेरियल लिया तो दूसरा नेचर ना। तो तो ये सारे एक्सपीरियंसेस उस टाइम पे हुए, ऐसे पेयर्स मिले जो जिनमें ऐसे कुछ चीजें हमको एक्सपीरियंस करने को मिलती थी। तो उस टाइम के लोगों ने इनसे कुछ कंक्लूजन्स निकाले थे, ठीक। ओके, इफ अ प्लास्टिक रॉड रब्ड विथ फर इज मेड टू टच। तो अगर एक ऐसी प्लास्टिक रॉड के बारे में सोचें जो किससे रगड़ी गई है, रब्ड विथ फर, फर मतलब बिल्ली की खाल, उससे रगड़ी गई है, ठीक है, इज मेड टू टच टू स्मॉल पिथ balls। Nowadays we can use polyester balls। तो पिथ बाल की जगह पे हम पॉलिस्टर बाल का भी यूज कर सकते हैं। Suspended by silk or nylon thread, then the balls repel each other। Okay, तो अगर सिल्क की डोरी से दो छोटी छोटी बॉल्स बंधी हो, ठीक है, दो बॉल्स इस तरीके से बंधी हो, और हम क्या करें, प्लास्टिक रॉड को जो कि किससे, बिल्ली की खाल से रगड़ी गई है, उसको इसके साथ भी टच करें और इसके साथ भी टच करें, तो हम ऐसा देखने को मिलता है हमको कि ये दोनों बॉल क्या है, टच करके हटा लें, ठीक ना, बस टच करना है। तो उसके बाद देखेंगे ये दोनों जो बॉल हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एंड आर आल्सो रिपेल्ड बाय द रॉड। और क्या होगा, रॉड से भी ये रिपेल होती हैं, आपस में तो ये रिपेल करेंगे ही। अगर फिर अब जैसे अब हमने टच करा दिया ना, यहाँ भी रॉड टच करा दिया और इस वाली बॉल में भी हमने रॉड टच करा दी, टच कराने के बाद ये एक दूसरे को क्या की, रिपेल की, और ये रॉड और बॉल भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। अब अगर मैं रॉड इनके पास लेके जाऊंगा तो बॉल जो है दूर की तरफ चली जाएगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। ओके, सो ये रहा ना रॉड्स एंड
with balls, like charges repel and unlike charges attract each other। तो अभी इस चीज पे आते हैं, हम समझाएंगे क्या है चार्जेस का। अभी तो हम केवल बेस बना रहे हैं ना कि एक्चुअली में चीजें कैसे उस टाइम पर देखी गई थी। तो हमने डी समझ लिया, ठीक है ना, कि इसको भी हमने उससे रॉड से टच कराया, इसको भी टच कराया, तो एक दूसरे क्या कर रहे हैं, रिपेल कर। A similar effect is found if the pith balls are touched with a glass rod rubbed with silk। तो वही सेम इफेक्ट होता है जब पिथ बॉल्स आर टच्ड, पिथ बॉल जो है वो टच की जाती है विथ अ ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क, ठीक है। तो जो ग्लास रॉड है जो कि सिल्क से के कपड़े से रगड़ी गई है, जब उस पे हम पिथ बॉल को टच कराते हैं तो सेम इफेक्ट देखने को मिलता है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। अ ड्रामेटिक ऑब्जर्वेशन इज दैट अ पिथ बॉल टच्ड विथ ग्लास रॉड अट्रैक्ट्स अनदर पिथ बॉल टच्ड विथ प्लास्टिक रॉड। अभी उसके पहले वाले थोड़े केस पे जाते हैं। हम लोगों ने देखा था ना कि जो ग्लास रॉड है, ठीक है, उसको हमने किससे, सिल्क के कपड़े से रगड़ के रगड़ लिया। दूसरा हमने लिया था प्लास्टिक रॉड और उसको कैट फर्श से रगड़ा था ना, बिल्ली के खाल से रगड़ा था, ठीक है। उसके बाद दोनों को जब पास पास लाए थे तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। ये वाला केस अभी हमने देखा था, ठीक है। तो वैसे ही अब अगर इस ग्लास रॉड से हम एक पिथबाल को टच करें, ठीक है, और प्लास्टिक रॉड से भी हम एक पिथबाल को टच करें, तो उसके बाद दोनों को पास पास लेके आए तो होगा क्या कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सेम इफेक्ट देखने को मिलता है हमको जो इन दोनों के बीच में मिल रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि मटेरियल पर भी डिपेंडेंट नहीं है ना। अभी ये दोनों मटेरियल था तो सेम इफेक्ट हमको देखने को मिला, अभी हमने बस टच करा दिया दोनों को, कॉन्टेक्ट मिला दिए दोनों को, ठीक है, ये मटेरियल और ये मटेरियल, तो इसका इफेक्ट इसमें और इसका इफेक्ट इसमें हो गया, और इन दोनों के बीच जो इफेक्ट था वही हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। When a glass rod is rubbed with silk, जब एक ग्लास रॉड सिल्क से रब की गई, रगड़ी गई, द रॉड एक्वायर वन काइंड ऑफ चार्ज, तो रॉड पे एक टाइप का क्या आ गया, चार्ज आ गया, एक टाइप का चार्ज आ गया। एंड द सिल्क एक्वायर सेकंड काइंड ऑफ चार्ज, और जो सिल्क है उस पे दूसरे टाइप का चार्ज आ गया। इसका मतलब जिन दोनों को रगड़ा गया, ठीक है, जब भी हम किन्हीं दो चीजों को रगड़ेंगे तो उनपे क्या आएगा, चार्ज आएगा, ठीक है ना, अपोजिट अपोजिट टाइप का, दो अलग अलग नेचर का चार्ज आएगा दोनों पे, ठीक। This is true for any pair of objects that are rubbed to be electrified।